एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट अभी रिसेंट वाला मेरे पास एक व्यक्ति, जनदर्शन आपको पढ़े हुए पेपर में, कलेक्टर जनदर्शन होता है। कलेक्टर मंडे को पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक की जो समस्या है वो सुनते हैं, उसको फिर निराकरण करने के का प्रयास करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे होते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी उम्र होगी 45 के आसपास, नॉट मोर देन 45। उसने एक आवेदन, हाथ से लिखा हुआ आवेदन दिया मेरे पास, और उसने ये कहा, मैंने हाथ से लिखा हुआ था, मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि टाइप नहीं किया हुआ था, गंदे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। उसको पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति 22 साल पहले, कितना, 22 इयर्स बैक, वो एक होटल में, ढाबा में काम करता था, ढाबा में। उस समय कितने साल का रहा होगा? 22-23 साल का। मैं तो अच्छी है आप लोगों की। तो और उसका हाथ जल गया चूल्हे बगल में, तो वो लेबर कोर्ट गया, श्रम न्यायालय। इसमें आप देखेंगे जब आप प्रशासनिक सेवा में आएंगे तो हर चीज के लिए अलग न्यायालय होता है। सिविल कोर्ट अलग होता है ना, रेवेन्यू कोर्ट अलग होता है, ठीक, क्रिमिनल लोगों के लिए अलग कोर्ट होता है, जो क्राइम से रिलेटेड मैटर, आईपीसी, सीआरपीसी। तो ये लेबर कोर्ट गया, लेबर लॉ में बनाया देश में अपने। तो लेबर कोर्ट ने डिसीजन, मतलब ऑर्डर किया कि जो भी होटल का जो मालिक है उसको 80,000 का कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। किसको? होटल मालिक देगा, किसको? लेबर। पेपर नहीं मंगाएगा, 80,000 बड़ा अमाउंट, पेपर नहीं मंगाएगा। तो उसने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, बोला नहीं मैं नहीं मानता, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टे कराने के लिए आपको देखा गया हुआ, और जो है ऑर्डर जो है कब का है? 2006-7 का होगा, तब 2002 के आसपास हाथ जला, और 2006 में उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर। तब तक वो कोशिश करता रहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया। हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है, मतलब आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर वो करता रहा, उस आदमी से आग्रह करता रहा। अभी जनवरी 2024 में वो मेरे पास आया। इससे आवाज जाएगी? नहीं ठीक नहीं, ये रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे। अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने एप्लीकेशन देखा, अब मैं उसको कैसे कंप्लायंस कराऊं बताओ। मैं ये भी कह सकता था कि तुम जाओ भाई, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है तो फिर हाई कोर्ट जाओ दोबारा। मैंने वैसे सोचा चलो ट्राई लेते हैं, तो मैंने नगर निगम में जो बिल्डिंग शाखा देखते हैं, भवन शाखा, उनको फ़ोन किया कि ऐसा है, ये पैसा दे नहीं रहा है, तो आप क्या तरीका हो सकता है इसका। तो जो ऑनर होगा होटल का, उसका घर वर देखो, उसका जरूर कुछ ना कुछ वायलेशन किया होगा घर में। तो हमारी पूरी नगर निगम की टीम गई, उसके घर का मेजरमेंट की, तो बहुत सारे वायलेशन निकले, और उसको बोला कि भाई या तो तुम मुआवजा दे दो, अदरवाइज तुम्हारा घर तो टूट सकता है। परसों वो व्यक्ति 23 साल के, मतलब 22 साल के बाद मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आया। मैं भूल गया था कि कौन है। मैंने कहा मिठाई क्यों लेके आ रहे हो भाई, जनरली कलेक्टर के पास कोई मिठाई कहाँ लाता है, लोग सिर्फ समस्या लेके आते हैं। तो वो मिठाई लेके आया। मैंने कहा क्या हो गया, तो सर मुझे कल कितना मिला है इसको, नहीं 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपया उसके द्वारा मुआवजा दिया गया उस व्यक्ति को। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं, पावर को आप यूज भी कर सकते हो और पावर को मिस यूज भी कर सकते हो। आपको बस देखना है कि उस पावर को आपको किस तरह से यूज करना है। और जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनोगे, किसी जिले में डीएम बनोगे, या पीएससी क्वालिफाई करके एसडीएम बनोगे, डिप्टी एसपी बनोगे, तब इसी पावर को आप पब्लिक के भलाई के लिए यूज कर सकते हो। आप समझ रहे हो, आपका कुछ नहीं जाता, बस एक फोन कॉल जाना होता है। मैंने क्या किया,
मैंने तो कुछ नहीं किया, एक फोन कर दिया, काम हो गया। मतलब उस समय 22 साल का रहा होगा ये, 22-23 साल का, और आज 45 ईयर्स का है ऑलमोस्ट। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैंने पहला कहां से शुरुआत की थी कि फोटो कौन कौन देखना चाहता है पेपर में। आप सभी ने हाथ खड़े किए, ठीक। मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता देता हूं। सभी लोग इसमें ग्रेजुएशन कर चुके हैं? नहीं, कुछ ग्रेजुएशन कर भी रहे, यूजी वाले भी है ना, ठीक है। तो 10th में मेरे 44% मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? इसमें से है कोई बैक बेंचर? कौन कौन है? सभी हैं? अच्छा, बैक बेंचर इसलिए यहां पहुंच गए हो। इनमें से किसके 45 लेस देन 45% मार्क्स है 10th में? 10th में 1 2। तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आ रही है? बताने में पहली बार बताओगे किसी को? अच्छा, बहुत लोगों को पता है, दोस्तों को पता हो। जनरली क्या है कि जिसके 90-80% से कम आते हैं मार्कशीट छुपा लेते हैं, या बताते हैं, कोई अगर पूछता है क्या मार्क्स है, छोड़ो यार मार्क्स वार्क्स क्या होता है, बताते नहीं है जनरली। मैंने भी बताया नहीं था, बट मैंने अपने मार्कशीट कब शेयर किए उसका भी एक छोटी सी कहानी है। 2019 में मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था, 10th का रिजल्ट आया था। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मुंगेली का एक बच्चा, आप लोगों को याद होगा घटना, मुंगेली के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके 60% के आसपास मार्क्स थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बुरा भी लगा कि मार्क्स के बेसिस पे 10th का बच्चा सुसाइड कैसे कर सकता है। फिर मुझे अपना याद आया, मैंने उसको अपने मार्कशीट को शेयर किया सोशल मीडिया में। वो काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया, वायरल हुआ, और फिर मुझे हर जगह से कॉल आने लगे। पेरेंट्स ने कॉल किया, टीचर्स ने कॉल किया, बच्चों ने कॉल किया। तो मेरा देखो एक ही चीज़ कहना था वहाँ पे कि नो डाउट 45% मार्क्स इज़ नॉट गुड, बताने के लिए भी ठीक नहीं है। आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा मार्क्स बेसिस पे, आपकी नौकरी भी नहीं लग सकती। लेकिन 10th में अगर आपको कम मार्क्स भी आया तो आपके पास आगे मौका होता है इंप्रूव करने का। आप 12th में बढ़िया कर सकते हो, ग्रेजुएशन में बढ़िया कर सकते हो, ग्रेजुएशन में बढ़िया नहीं किया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। यूपीएससी एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको कितना % मार्क्स चाहिए होता है? नहीं, 45% मार्क्स, मतलब आपको पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। पासिंग मार्क्स कितना होता है ग्रेजुएशन में? कितना होता है? बीए में 33%। कितना होता है? बस उतना ही लाना होता है, उतना ही लाना होता है, तो आप वहां भी एक्सेल कर सकते हो। मेरे पहले 13 प्रीलिम्स में, ध्यान से समझना, हम लोग 2-4 प्रीलिम्स देके दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरा पहला 13 प्रीलिम्स फेल हुआ था। मैं 13 मध्य प्रदेश दिया, राजस्थान दिया, उत्तराखंड दिया, पंजाब दिया, हरियाणा दिया, हिमाचल दिया। पहले मैंने 13 प्रीलिम्स मैंने फेल किया उसमें, समझ रहे हो? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया 2 बार, वो भी फेल कर गया। सीपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, वो भी फेल कर गया। फिर मैंने यूपीएससी दिया, उतने एग्जाम फेल करने के बाद भी यूपीएससी मैंने दिया। इतनी हिम्मत थी मेरे में। अभी आप 2 प्रीलिम्स फेल कर जाओगे पीएससी का तो क्या बोलोगे, मैं यूपीएससी क्या पास करूंगा जब मेरा स्टेट पीएससी नहीं निकल रहा है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। पेरेंट्स भी बोलेंगे कि तुम, लग रहा है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम में कैलिबर नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं घर बैठा होता या कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम कंपटीशन छोड़ के मैं लगा होता एमए करने में, एमफिल करने में, ठीक है। बट 13 प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने यूपीएससी जब दिया, यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में, ध्यान से समझिएगा, 13 पीएससी के प्रीलिम्स को फेल करने के बाद यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 77 था। एट 9 बैच है मेरा, एग्जाम 8 में दिया था, 6 में इंटरव्यू तक पहुंचा, 8 में, बाकी अलाइड सर्विस मिला के 700 से 800 रिजल्ट हर साल आता होगा, आप लोग देखते होंगे। पीएससी में वही 250-300 के करीब होता है, जिसमें 10-12 डिप्टी कलेक्टर होते होंगे, फिर डीएसपी होंगे, फिर नीचे आरटीओ और फूड कंट्रोलर और बहुत सारे पोस्ट हैं, नायब तहसीलदार, है ना। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से
कि पहला मैंने एग्जांपल दिया कि वाई सिविल सर्विसेज, वाई सिविल बोलते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुम लोग तो बाबू होते हो, कुछ नहीं बस बैठ के बस टाइम पास करते हो, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हो, है ना। जो प्राइवेट सेक्टर वाले ये एग्जांपल देते हैं, हम लोगों की देखो सैलरी कितनी होती है, मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, एमएनसी में काम कर रहा हूँ, इतनी सारी फैसिलिटी है, आपके पास क्या है, आप तो धूप में घूम रहे हो, है ना, ज़्यादा आपके पास फैसिलिटी नहीं है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में देखो क्या फ़ायदा है। तो मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ भी कमा लो, एक गांव के व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं दे सकते हो। राशन कार्ड कौन दे सकता है? सरकारी अधिकारी दे सकता है। आप समझ रहे हो, ये पावर है हमारे पास। तो उनको यही एग्जाम्पल देना, उनको ये एग्जाम्पल देना कि कोई व्यक्ति 22 साल से भटक रहा है, उसको लेबर कोर्ट से होने के बाद, हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिलने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया, तो आप अगर सिविल सर्वेंट हो गए तो आपके नॉलेज में आएगा, वो चीज़ें आप करा सकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये जरूर एग्जाम्पल देना कि सिविल सर्वेंट होने से क्या फ़ायदा है। आप कहीं बाढ़ आती है, किसी भी गांव में, शहर में बाढ़ आती है, वहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लगा दो, मैं तो चैलेंज करता हूँ, 6 घंटे के अंदर रिलीफ नहीं दिला सकते, वो नहीं दिला सकते। वो मैनेजमेंट वाले लोग आएंगे, पहले प्लान करेंगे कैसे, तब तक लोग डूब जाएंगे। हमारे गांव में बाढ़ आती है, ग्राम पंचायत का सचिव और सरपंच मिलके लोगों को वहां से निकाल लेता है, बढ़िया स्कूल में ठहरा देता है, खाने वाने की व्यवस्था कर देता है, टेंट वेंट लगा देता है। आप लोग देख रहे हो, शहर में कुछ होता है, कोई एरिया डूबता है, हमारे नगर निगम के लोग 2-3 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था कर देते हैं वहां पर। आप समझ रहे हो? क्योंकि पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्वेंट ही कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। उनका एक लिमिटेड एरिया होता है, उसी एरिया में लिमिटेड एक्सेस होता है। आप समझ रहे हो? उसी एरिया में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सच में बनना है सिविल सर्विस सर्वेंट, तो आपको ये एग्जाम्पल देना चाहिए। अब परीक्षा के लिए आ जाओ। आपकी जो प्रीलिम्स की अभी एग्जाम होने वाला है 11th को है ना, ठीक है। 2-3 चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है आपके प्रीलिम्स में, है ना। नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब नहीं है कि आपको जो बिल्कुल मैं उसी को अटेम्प्ट करूं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं और मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि 100 में से मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन होते हैं जो आपको श्योर होते हैं कि वो नहीं, कंफर्म यही होगा। लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन पे आप आ जाते हो कि हाँ इसका ए हो सकता है, सी हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल है। मतलब 30 कंफर्म, 30-35 डाउटफुल होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं वो मतलब बिल्कुल लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, जिसमें अगर लगाओगे भी तो तुक्का लगाओगे। स्मार्ट गेस और तुक्का फर्क समझते हो ना। तुक्का होता है जो बस आंख बंद करके वो ऐसे करके लगा दिए टाइप, या हम लोग कभी कभी करते हैं ना 5 क्वेश्चन सी, 5 क्वेश्चन डी, फिर 5 क्वेश्चन ए, 5 क्वेश्चन बी, ये भी तुक्का होता है। स्मार्ट गेस वो होता है जो आपको 2 एलिमिनेशन जिसको कहते हैं, एलिमिनेट कर दिए 2 कि बिल्कुल ये दोनों तो बाहर ही है, मान लो ए और डी बाहर है, बी और सी में से हम देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट राउंड में जो कंफर्म है उसको कर लो, ठीक है। अगर उसमें अटकोगे तो वो भी आपका कंफ्यूजन, उसमें भी कंफ्यूजन होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा इजी क्वेश्चन गलत मत करो। हम लोग क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन को सही करते, आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं, टफ क्वेश्चन को सही करते हैं, क्योंकि उसको बार-बार पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे हमसे गलतियां होती है, सिली मिस्टेक होता है। अभी आपने वो मूवी देखी है क्या, 12th फेल? किसने देखी है? 12th फेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा क्या होता है, पूछा है टूरिज्म इन इंडिया, उसने टेररिज्म इन इंडिया पे लिखा है वो। इसलिए जो बड़ा आसान लग रहा है सवाल, उसको क्या कम से कम 3-4 लगना चाहिए कि नहीं उसमें भी कुछ ना कुछ क्लू है। कभी कभी पूछता है ना इनमें से कौन सा सही है, उसी में रहता सही नहीं है। मतलब हो सकता है 2 क्वेश्चन में रहा है कि इसमें से कौन सा सही है नीचे ऑप्शन में से, और कभी कभी उसमें से नहीं सही नहीं है, तो आप सही नहीं है को सही है पढ़ के लगा देते हो। वो जरूर करना। 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके सही हो जाएंगे। 30-35 क्वेश्चन जो होते हैं वो वही है। स्मार्ट गेस करो, एलिमिनेशन वाला जो टेक्निक है वो अपनाइए आप, कि 2 को एलिमिनेट कर दो और बाकी 2 में से थोड़ा सा ध्यान देके बैठ के समझ के, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं मेरा ये ऑप्शन जो मुझे सही लग रहा है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो किसी से नहीं होते हैं, वो आपको जानबूझ के पूछे जाते हैं जिससे कि आप वहां पे डिस्टर्ब हो। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आप कॉन्फिडेंस अपना लूज करो,
तो वहां पे ईगो नहीं पालना है कि नहीं मुझे तो अब सारे सवाल सॉल्व करने हैं। प्रीलिम्स में कट ऑफ क्या जाता है? जनरल स्टडीज में 50%, तो आपके 50% तो हो ही गए ना। अब आप जो क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं कराएंगे आप, और वो क्वेश्चन किसी से नहीं होंगे। ये मैं समझना कि मैंने नहीं किया बाकी ने कर लिया है, वो किसी से भी नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को आप देखो, थैंक्स बोलो और निकल जाओ, उसको अटेम्प्ट मत करो। तो मुझे लगता है कि आपको वही 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उससे कम भी मत करना। उससे कम करोगे तो फिर वो भी दिक्कत का कारण बनता है। तो 70-75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। यही बात सीसेट के लिए भी, सीसेट भी आ रहा है आप क्या? वो तो खैर क्वालिफाइंग होगा, मेरिट बनेगी सिर्फ उस पे, जीएस पे, है ना। तो यही आप फॉर्मूला अगर प्रीलिम्स में रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। इसमें से हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है, इंग्लिश मीडियम वाले कौन है? इंग्लिश मीडियम वाले कौन है? इंग्लिश मीडियम 4-5 लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले सारे हैं। चलो बढ़िया, मीडियम पे बता देता हूं। मेरा हिंदी मीडियम था, मेरी पूरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूपीएससी में मेरा मीडियम सारा हिंदी था। देखो हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि एक हमेशा दिमाग में रहता है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता है, बोलते हैं ना, एक कॉमन एक जो परसेप्शन है, कॉमन जो एक स्टेटमेंट आता है, वो हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता। देखिए 2 कारण रिजल्ट नहीं आने का। मैंने पिछले 10 साल का जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा 2009-10 के आसपास टोटल जो क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, उसमें से लगभग 20-25% अदर देन इंग्लिश मीडियम वाले होते थे, लगभग 30% के आसपास, जिनका मीडियम जो था अदर देन इंग्लिश था। मतलब हो सकता है बांग्ला भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है ना। जितनी अपनी उसमें ना 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? 22 हो गए हैं, तो 22 लैंग्वेज। तो उनमें से पहले लगभग 30-35% बच्चे क्वालिफाई करते थे अदर देन इंग्लिश मीडियम के। लेकिन जब से ये सीसेट आया तब से प्रीलिम्स में ही एलिमिनेशन ज्यादा होने लगा अदर देन इंग्लिश मीडियम का। उसके बाद ये घट के आज के डेट में अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो 7 से 8% लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या होता है? 7 to 8%, मतलब लेस देन 10% आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड या अदर देन इंग्लिश बैकग्राउंड। तो इसकी दिक्कत क्या होती है हम बता रहे हैं। हिंदी मीडियम हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ाई करने वाले लोग हैं, ह्यूमैनिटी की किताब ले लिए, हिस्ट्री वही, या बिपिन चंद्रा तो अच्छी किताब है, वो 1-2 है ना, एसके पांडे पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, हमको लगा कि हम तो बस कर लेंगे, बट वही प्रीलिम्स में हम कच्चा खा जाते हैं। आप उठा के देखना, आप खुद एनालिसिस करना, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में आता रहता है डेटा, 2012 के पहले का डेटा और 2012 के बाद का डेटा। तो हम प्रीलिम्स में ही फेल कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में ये बताओ मीडियम का कोई मतलब है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, और आपको तो टिक लगाना है उसमें। जो आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं उसको तो पता नहीं है इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम क्यों। वो दिक्कत कब होती है? मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ता है। अब मेंस की बात करें तो मेरा कहना है हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे पहले तो प्रीलिम्स से स्ट्रांग करें, पूरा फोकस प्रीलिम्स में करें, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आप बाहर हो जा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए उनको एज मिल जाता है कि हिंदी मीडियम के जो सीरियस वाले बच्चे हैं वो पहले ही बाहर हो गए प्रीलिम्स में। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप पूरा फोकस, पहले हम लोग क्या करते थे, प्रीलिम्स 3-4 महीने पढ़ते थे, मेंस 8 महीने पढ़ते थे। अब इसको आप रिवर्स कर दो, आप प्रीलिम्स ज्यादा पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाओगे। मेरे कई सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो मेंस में बहुत अच्छा है, उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट वो प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो मेरा आप लोगों से ही रहेगा सजेशन कि पहले प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ो, और प्रीलिम्स रटो मत, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट फोकस करो। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिपिन चंद्रा पढ़ो, शर्मा पढ़ो, पढ़ो एंशिएंट इंडिया में, ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए पढ़ो। स्पेक्ट्रम और वो जो ल्यूसेंट और क्या क्या सब आने लगा मार्केट में, उसको देख के 1 लाइनर रटने लगते हैं। तो प्रीलिम्स में भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको जो पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाई होनी चाहिए, थॉरो पढ़ाई होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। 1 लाइनर रट के आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप अच्छी बुक्स पढ़े हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो,
इंटरनेशनल रिलेशन हो, में भी आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आप देखेंगे कभी कभी ज्योग्राफी और इकोनॉमी को जोड़ के पूछता है। अगर कोई मान लो कोई समिट कहीं होता है, मान लो इंडोनेशिया में कोई समिट हुआ, तो सीधा नहीं पूछता है कि ये समिट कहाँ हुआ, वो वहां से पूछेगा, तुमको हो सकता है ज्योग्राफी उसके आसपास के आइलैंड के बारे में पूछ देगा। आप समझ रहे हो, यूपीएससी में इतने स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व ये करते हैं। कहने भर को 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन वो कम से कम 400 क्वेश्चन के बराबर होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वन लाइनर किताब पास नहीं कर पाएंगे। अब आइए मेंस में। मेंस में आपकी राइटिंग स्किल को चेक करते हैं, आपकी लिखने की शैली कैसी है। लिखने की शैली का मतलब कभी भी लैंग्वेज नहीं है। देखिए भाषा एक भाषा है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी क्या है? भाषा है, आपके ज्ञान का वो नहीं है, टेस्ट नहीं है। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है, और जितनी भी भाषा है वो भाषा है। हिंदी भी ऐसा नहीं कि कोई यूनिक है, हिंदी भी एक भाषा है। देखा यह जाता है कि आप उस भाषा में अपने को कितने अच्छे ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं, आप कितने अच्छे ढंग से लिख रहे हो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो आप कितने अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। आपकी जो बातें हैं वो टॉपिक चेक करने वाले को समझ में आ रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी ये मत समझिएगा कि इंग्लिश मीडियम के लोग मीडियम का फायदा हो जाता है, मीडियम का फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम उस ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, हम अपने उस ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती हैं वहां से सेट किए जाते हैं, वहां से फ्रेम किए जाते हैं, उनके आंसर्स भी इंग्लिश में होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है, भले ही आपका मीडियम हिंदी हो, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम की जो अच्छी किताबें हैं उसको पढ़नी चाहिए। जैसे हिस्ट्री वाले कौन कौन है इसमें? हिस्ट्री आप है, आपने एल बाशम पढ़ी है, द वंडर दैट वाज इंडिया, वो पढ़िए, भले आप हिंदी मीडियम क्यों। आपने रिजवी की किताब पढ़ी है, मेडिवल इंडिया? नहीं पढ़ी होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी है, मेडिवल इंडिया के कल्चर के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो मेरा कहना है मीडियम आपका कोई भी हो, बट इंग्लिश मीडियम की जो अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आप, अदरवाइज मेंस में फिर आप पीछे छट जाओगे। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। जब आप प्रीलिम्स मेंस इतने अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी जज करते हैं आपका। वहाँ एक हो सकता है आपके मनोविज्ञान को टेस्ट कर रहे हो सकता है एक पर्सनालिटी देख रहा हो, दूसरा जो बैठा होता है मेंबर वो हो सकता है ओवरऑल आपके नॉलेज को भी देख रहा हो। तो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू तो आपका वैसे ही तैयार हो जाता है। उसके लिए थोड़ा बहुत आप अपने छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, पर्टिकुलर मान लो बस्तर के रहने वाले तो बस्तर में नक्सलिज्म क्या है, बस्तर इकोनॉमी क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, आर्ट क्या है, ये सब आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो है अप्रोच आपका ये होना चाहिए, और सेम अप्रोच आपका होना चाहिए पीएससी के लिए भी। ऐसा कभी मत समझना कि पीएससी में भी हम रट के पास कर जाएंगे, नहीं होगा। आप जितने भी डेप्यूटी कलेक्टर्स हैं जो सेलेक्ट होंगे लास्ट ईयर, या जो डीवाईएसपी हमसे जरा बात आपको बात करके ये नहीं लगेगा कि वो रट के आया है, आपको बात करके समझ में आ जाएगा कि नॉलेज इनका बढ़िया है, इन्होंने अपने नॉलेज को इनहांस किया है, इनके सब्जेक्ट पे अच्छा कमाल है। ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन में पढ़ के वो, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपको पीएससी में भी फायदा होगा। और ये कभी मत समझना कि अगर पीएससी हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो यूपीएससी तो कभी करेंगे ही नहीं। मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया, तो दोनों एग्जाम को अलग अलग कभी मत देखना। अभी भी मैं यही बताऊंगा, यूपीएससी के लिए कम लोग हाथ खड़े किए थे, पीएससी के लिए ज्यादा खड़े किए थे। बट जो पीएससी की भी पढ़ाई कर रहे हैं आप यूपीएससी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आप समझ रहे हो? चाय मिली आप लोगों को? अरे वाह। तो 11 तारीख के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और मैं चाहूंगा कि बिलासपुर से मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, ठीक है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए भी हम लोग कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल कराएंगे यहीं पे, है ना, जिससे कि आप लोगों को मेंस में मदद मिले, ठीक है। मुझे लग रहा है टाइम हो गया। अब 2-4 बच्चे अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ भी तो पूछ सकते हैं। इंट्रो कैसे स्टार्ट करें, मेन बॉडी। अच्छा, इनका कहना है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो इंट्रो मेन बॉडी और कंक्लूजन में सर क्या क्या इंक्लूड करना है? ये सब कोचिंग में बताते हैं बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है ना।
ये इंट्रो मेन बॉडी, अरे भाई कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना एक फ्लो में आप बनेगा, ऐसा नहीं कि इंट्रो अलग लिखना है, मेन बॉडी अलग लिखना है, कंक्लूजन इतना लिखना है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 लाइन जो इंट्रो लिखते हैं वही बात लिखते हैं जो नीचे लिखे हैं, ऐसा नहीं होता है। इंट्रो मीन्स बैकग्राउंड, इंट्रो मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसको आप समझ के बस इंट्रो में लिख दें, हो सकता है मेन बॉडी में वो चीज नहीं भी आए तभी चलेगी, बट इंट्रो देखने के बाद जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये समझ में आनी चाहिए कि इनको क्वेश्चन समझ में आ गया है। नहीं तो कभी कभी हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता और हम पूरा लिखते चले जाते हैं। तो इंट्रो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, कॉपी चेक करने वाले को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप वही लिख रहे हो जो मैं पूछ रहा हूं, और मेन बॉडी में आप लिखो, और कंक्लूजन में आपको अपना खुद का वो देना पड़ता है। देखो क्वेश्चन भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्लेन करना, एक होता है क्रिटिकली एनालाइज करना, देखा ना, एक होता है डिस्क्राइब करना। तो ऐसे करके बहुत सारे तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछते हैं आपको आंसर वैसे ही लिखना है, और कंक्लूजन वही लिखना है जो आपका खुद का ओपिनियन लग रहा है किसी चीज को लेकर, अगर आपसे पूछा गया है तो। और कोई है? हाँ, तुम एवरेज हो? यस सर। बैठ। ये पूछ रहे हैं मैं एवरेज हूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं। मेरे मार्क्स देख के आपको क्या लग रहा है, मैं बिलो एवरेज हूं कि एवरेज हूं? मतलब एवरेज था या बिलो एवरेज था? बिलो एवरेज था। आंसर मिल गया आपको? लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे मार्क्स वार्क्स को देख के मेरे को जज मत करना। यूपीएससी के लिए बता रहा हूं, जान लगा देना पड़ता है, जान लगा देना पड़ता है, मैं बता रहा हूं। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आप में पैशन नहीं है, तो आप यूपीएससी के बारे में सोचना छोड़ दो। ये मजाक नहीं है, पार्ट टाइम जॉब टाइप का नहीं है कि चलो फिल्म देख रहे हैं, चलो 4 घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप 2-2.5 साल के लिए अपनी जान लगा सकते हो, अगर जान दे सकते हो। आपकी उम्र समझिए 60 ईयर्स का है तो 2 साल एक तरह से घट गया, आपके जीवन में सिर्फ 58 साल है। आप पूरे 2 साल यूपीएससी पीएससी को दोगे तभी क्वालिफाई कर पाओगे। अगर वो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तभी आप तैयारी शुरू करो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। कभी मत समझना कि हंसते खेलते कूदते हम कर लेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मैंने बताया ना, अगर आपकी 60 साल की उम्र है ना, तो आप मानो कि मैं 58 साल जी रहा हूं, 2 साल आप मर जाओ 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अपनी पूरी जिंदगी किसको दे दो? यूपीएससी प्रिपरेशन को। और अगर ये 2 साल आप सच में दे दिए, अंदर से क्या आवाज है कि नहीं मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूं, तो फिर अगला जो आपका है ना समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए कर सकते हो, फैमिली के लिए कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कर सकते हो, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब स्काई इज द लिमिट। मैंने तो आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल डेली होते हैं। पब्लिक सर्विस में आपको बहुत मौका मिलता है। देखो जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछा गया था, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो ये मतलब आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, बड़ा जनरल टाइप का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ना, जिसको भी जब आप भी तैयारी करोगे तो आपसे इंटरव्यू में पढ़ाते हैं। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, ये है वो है टाइप का, मैं बचपन से बनना चाहता था, है ना। मेरे साथ ये है कि मैंने पहले 10 सेकंड तो पॉज लिया कि भाई सच में इसका मतलब क्या है। तो मेरा आंसर यही था कि सर मैं बस आईएएस ही बनना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। फिर बोले क्यों बनना चाहते हो? फिर मैंने कहा, और ये मुझे लगता है कि आप लोग भी कोई समझना पड़ेगा, आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद या डेप्यूटी कलेक्टर के बनने का जो आपका जो दायरा है काम करने का, वो इतना बड़ा होता है कि आप सोसाइटी के बहुत बड़े वर्ग को डायरेक्ट प्रभावित करते हो और उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, उनके लाइफ में परिवर्तन ला सकते हो। आप समझ रहे हो? इसीलिए पब्लिक सर्विस, और उसमें भी जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता है कोई सर्विस होगी। आप कोई सर्विस उठा के देख लो सेक्टर का। मेरे जिले की पॉपुलेशन 20 लाख, तो 20 लाख लोगों के जीवन को मैं डायरेक्टली प्रभावित कर सकता हूँ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट करके हो, चाहे एजुकेशन में इंटरवेंशन करके हो। तो आप डायरेक्टली अफेक्ट करते हो इतने सारे लोगों को, और इतना अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी सर्विस में नहीं मिलती है, आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं दिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर ठीक नहीं है,
वो है, बट उनका दायरा अलग है। और चूंकि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने तरफ से ये पॉजिटिव समझना चाहिए कि इसमें जाने के बाद हमें हमारा जो दायरा होगा बहुत बड़ा होगा। आप समझ रहे हो? लास्ट 3 दिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तैयारी कभी मैनेज नहीं होती है। आपको आप पूरे साल पढ़ो, पूरे साल पढ़ो। कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है? हम लोग जब एग्जामिनेशन हो जाए तब भी रिक्शे पे ऑटो पे पढ़ रहे हैं पढ़ते कि नहीं? जब बीच में ब्रेक होता है उसके बाद भी खाना नहीं खाते हैं, पलटते हैं। तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी कंप्लीट कभी नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया किताब और हो गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको ही पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो तैयारी कैसे पूरी होगी? मैनेज नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी जो बचे हुए 3 दिनों में कुछ भी नया मत पढ़ना। जो 2-3 सजेशन मैं दे रहा हूं, कुछ नया मत पढ़ना। आपने जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको बस रिवाइज करो। अगर नोट्स बनाए तो नोट्स को पलटो, जितनी बार पलटोगे एक नोट्स को 10 बार पलटो, तो जो आपकी चीजें दिमाग में आएगी ना, स्कैन हो जाती है देख के, और ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्ट्राइक करता है कि अच्छा ये मैंने देखा था। तीसरा, कोई भी नेगेटिव आदमी से मत मिलना। मेरे एक सीनियर थे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मालूम चला उनको, अगर मालूम चल गया तो फिर सुसाइड कर लेंगे। वो क्या करते थे, एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले रूम पे आते थे और बोलते और क्या पढ़ाई कर रहे हो, सब बढ़िया है। बहुत सीनियर थे। और उसके बाद जैसे मान लो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, बोलते ये क्या पढ़ रहे हो यार, इसको पढ़ने से थोड़ी होता है, तुम्हारे पास वो बुक है क्या? वो मतलब ऐसी ऐसी किताब का नाम लेते थे जो मैंने देखी ही नहीं कभी, और मैं परेशान हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लग रहा है मेरी तैयारी अच्छी है ही नहीं। आप लोग के आसपास भी होंगे ऐसे सीनियर, है ना? सबके सीनियर्स होंगे 1-2। तो ऐसे सीनियर से दूर रहना। अगर वो रूम पे आते हैं तो किताब बंद करके बैठ जाना, बोला नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका ही वेट कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल नया मत पढ़ना। कोई भी जो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, उससे इंटरेक्ट मत करना। अच्छी नींद लेना, घर परिवार में बैठ के पापा मम्मी सबसे बात करना, रिलैक्स्ड होना। एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले लाइट खाना, बहुत हैवी मत खाना, तबीयत खराब हो सकती है। लंबी नींद लीजिएगा, जल्दी सो जाइएगा एग्जामिनेशन के पहले। इतना ही कर सकते हो। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, ये सब अब नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को याद करते हैं सर, जैसे कि वो गरीबी के सूचकांक है, हट से माइंड में नहीं आता है, तो एकदम डिप्रेस लगता है। नहीं करना है। सुनो, आप एक चीज ध्यान रखना, अगर वो चीजें आपके सामने से गुजरी हैं, जैसे मान लो ये चीजें आपके सामने से गुजरी हैं, और अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको वो पेज दिमाग में आ जाएगा कि उस पेज में मैंने राइट साइड में ये देखा था। कभी कभी होता है आपके साथ, मेरे साथ तो बहुत होता है। वो ऐसा लगता है कि प्रिंट हो गया है दिमाग में, और फिर वो आप सही कर लेते हो। याद करने की कोशिश मत करो, याद करने की कोशिश मत, पिक्चर बनाओ। आप समझ रहे हो? पिक्चर बनाओ, और वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल याद आ ही जाएगा, स्ट्राइक तो कर ही जाएगा। आप समझ रहे हो? याद करने की कोशिश अब करने का टाइम आपके पास नहीं है। इधर से कोई पूछ रहे थे सर, जैसे कि कहते हैं कि परिवर्तन ही है प्रकृति का नियम, तो सर इसी बेस में अगर जैसे बीच में एक सुबुगाहट भी आई थी कि पीएससी का पैटर्न, जनरली पीएससी का पैटर्न ही चेंज करने वाले थे, ऐसा अफवाह थे, हो सकता है हो भी जाए क्योंकि हर 5 साल 6 साल होती भी है। तो सर जो तैयारी कर रहा है 3-4 साल से, अब उसके लिए फिर से नया तरीके से पढ़ना, उसमें सर जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे फेस करते हैं? गुड क्वेश्चन। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी कभी जब इजी क्वेश्चन आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे बहुत इजी क्वेश्चन आया है, घर के तो मेरा होना ही है। आप ये याद रखना, वो इजी सबके लिए इजी है। अगर कोई टफ क्वेश्चन पेपर आया है उस साल, तो सिर्फ आपके लिए टफ है, वो सबके लिए टफ है। आप कैसे मालूम करोगे? आप एक सर्वे कर लेना। जिस साल क्वेश्चन टफ होता है, आप एग्जाम देने के बाद वापस आना, बुक स्टॉल पे जाते होगे, शाम में दोस्तों से मिलते होगे, देखना सबके लिए टफ है वो। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये तो बड़ा अच्छा सॉल्व हो गया है, कोई ऐसा नहीं कहेगा। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होगा वो सबके लिए चेंज होगा। बैठिए, मैं बता रहा हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न अगर चेंज होगा तो सबके लिए होगा। दूसरी बात, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ना 1991 के बाद आप देखें ग्लोबलाइजेशन आया, ये आया, उदारीकरण और ये वो, अभी भी
पहले क्या था कि जो सिविल सर्वेंट के भी जो अप्रोच था वो डिफरेंट था। उसके बाद देखिए आरटीआई आया, तो आरटीआई के बाद अकाउंटेबिलिटी, है ना, चीजों के प्रति, है ना, ये सब बढ़ी। उसके बाद आप देखिए आप एग्जामिनेशन में फिर सीसेट आने लगा, उसके बाद फिर जो मेंस का पेपर है उसमें इसके, तो धीरे धीरे जैसी सिविल सर्वेंट से अपेक्षा होती है, देखो सिविल एग्जामिनेशन आपको बना रहा है, सिविल सर्वेंट बनाने के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जो यूपीएससी की जो अपेक्षाएं हैं या एक सोसाइटी को जो अपेक्षा है या जो गवर्नमेंट को जो अपेक्षाएं हैं, उस हिसाब से एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज होता है कि हमें और ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। उसी के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन के पैटर्न भी, एग्जामिनेशन का पैटर्न भी लगातार चेंज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना, यही तो खासियत है, यही तो खासियत है हमारी कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है हम अपने को बदल ले रहे हैं। और फिर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, चेंज हो रहा है तो सबके लिए चेंज हो रहा है। जिस तरह से आप परेशान हो रहे हैं सब परेशान हो रहे हैं उसके लिए। तो इसमें यही आपको देखा जा रहा है ना कि आप कैसे अपने को चेंज कर लेते हो। उसमें वही जैसा मैंने बताया कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। कोई भी एग्जामिनेशन चेंज होता है पैटर्न तो उसके लिए भी मार्केट में बुक्स तो आ ही जाती है, बट बेसिक वही रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं चेंज होता है, पूरा अप्रोच नहीं चेंज होता है। आप लास्ट सर जैसे कि आप मैं अलग से पूछ रहा हूँ, अलग से बीच में पूछो यार। परीक्षा को जैसे कि आप एक नेशनल आइकन बनते जा रहे हैं धीरे से, क्योंकि एज ट्विटर पे आप मतलब एक्स पे आपके पास 6 लाख फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे इतने लोग का इंटरेक्शन है, आप लोग थोड़ा पानी दे देना, पानी। हाँ, आपको मैक्सिमम लोग यहाँ पहचान रहे हैं। जैसे ऐसा कलेक्टरों के साथ अधिकतम होता नहीं है कि जिस जिले में जाते हैं वही उनका दबदबा होता है, ऐसा दबदबा होता है। हाँ हाँ मतलब पहचानते, दबदबा नहीं होता भाई, पहचानते। हाँ प्रयासों को आगे कैसे देखते हैं? आप ले रहे हैं तो कैसे देखते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देखते हैं? अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है ना, बैठिए बैठिए। देखिए सीधी सी बात है, एज अ पब्लिक सर्वेंट हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखना चाहिए, और मैं इसको करता हूं। मैं ऑफिस की बात घर पे कभी डिस्कस नहीं करता, आप समझ रहे हो, घर की बात कभी ऑफिस में डिस्कस नहीं करता, बिल्कुल सेपरेट रखता हूं। इससे क्या होता है कि जो ऑफिस की टेंशन है वो घर में नहीं जाती है, तो घर में कम से कम सुकून से रहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये सोशल आइकन और यूथ आइकन ये सब चीज़ें ठीक है, एक समय आपको अच्छा लगने लगता है, बट इसके लिए आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती है। आप कब जैसे ऑफिस में लोग आते हैं तो फिर बोलेंगे सर आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, सर आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, तो इस टाइप से भी होता है। बट एज अ पब्लिक सर्वेंट हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना पहला, पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं, जो पब्लिक की समस्या है उसका निराकरण करना, ठीक है, और जिले में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को मेंटेन रखना। ये 3 चीजें मेन हम लोगों का काम है। इसके बाद जो आपके पास समय बचता है तो आप कभी सोशल मीडिया को टाइम देते हो, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टा पे, जिससे कि आप आपके व्यक्तिगत विचार, क्योंकि आप ऑफिस में अपने व्यक्तिगत विचार शेयर करते हैं और किससे करेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए कि आपकी जो पर्सनल उसको आप शेयर कर पाते हो। वो कहाँ शेयर करोगे? सोशल मीडिया में। तो मैं अपने खुद की जो मेरे थॉट्स है, मेरी पर्सनालिटी की जो बात है, या जो मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे किसी का कोई अच्छा लगता है, किसी की पर्सनालिटी मुझे प्रभावित करती है, उसको मैं कहाँ शेयर करता हूँ? सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों को आपको पहले तो सेपरेट रखना पड़ेगा, और सेपरेट रखने के बाद भी जो चीजें आपको आपकी बिल्कुल पर्सनल चीजें हैं उसको आप, मेरे ट्विटर हैंडल पे बहुत कम प्रोफेशनल चीजें होती है,
आप देखेंगे ज़्यादातर पर्सनल विचार होते हैं, किसी के दूसरे के थॉट्स होते हैं, या कोई वीडियो अगर मोटिवेशनल वीडियो आ गया वो मैं शेयर करता हूँ जिससे कि और बाकी भी लोग मोटिवेट हो सके। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग रखता हूँ। लास्ट, सर एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको और पढ़ाई करना है। हाँ, मतलब मेंस लिखने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मैं हर बार मेंस लिखता हूँ, एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज दिलाता हूँ, टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आता है और फिर एग्ज़ाम में इतना कम नंबर आता है, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। और हर बार इतना कम नंबर आने पर ऐसा लगता होगा ही नहीं, अगर आपको लगातार खराब नंबर आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए ये तो क्वेश्चन देख के बताऊंगा। कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए देखो सीधी सी बात है, आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो कोई कंप्यूटर नहीं चेक कर रहा है। मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। एक इंसान चेक कर रहा है। और सीधी सी बात है, आप किसी से मिलते हो तो आपको वो प्रभावित कब करता है? जब उसकी बातें सहज हो, सामान्य हो, प्रभावित तब करता है। जब उसकी बातें बहुत घुमा फिरा के बोल रहा है तब प्रभावित करता है। सहज बातें तो आप कभी कभी कोचिंग में ही पढ़ाते हैं कि बड़ा लच्छेदार टाइप का ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, लंबा चौड़ा लिखना चाहिए। कभी भी नहीं। मेरे दोनों बार में इसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि मैं बड़ा सहज, बहुत ही सामान्य शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता था। अभी भी जो बातें कर रहा हूं, मेरी बातें आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? या बहुत ही आपको लच्छेदार टाइप की बातें, ऑर्नामेंटल शब्दों का यूज कर रहा हूं जो दिमाग के ऊपर से निकल रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में लिखना है, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखना है। आपकी आंसर राइटिंग आप एक बार ठीक से दिखाना। निश्चित रूप से आप ऐसा घुमा फिरा के लिखते हो कि लिखना क्या चाह रहे हो, कंटेंट है उसमें, बट कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का तरीका आपका अच्छा नहीं है। लैंग्वेज पे आप कमांड आपकी अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से वो दिक्कत होगी क्योंकि एक बार हो सकता है मेंस में कम नंबर आ जाए। लगातार अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है। नॉलेज के लेवल पे आप कम नहीं होंगे क्योंकि प्रीलिम्स आप लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं। इधर से कोई लास्ट क्योंकि आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो तो क्या डिफरेंस? अब ये सब पर्सनल क्वेश्चन नहीं, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो तो नहीं बताऊंगा मैं, बट दूसरी बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से गवर्नमेंट जॉब किसको किसको चाहिए? सबको चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ाना चाहेगा बच्चों को? कोई नहीं। सही से बता, झूठ नहीं, फिर मैं आपके बच्चे को उठा के डलवा दूंगा सरकारी स्कूल में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम के पास होना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट सिस्टम से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं। आप मान के देखिए, विश्वास करिए। मैं 2 हॉस्पिटल के एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल आपके सामने की। मैं जो भी एग्जांपल दूंगा आपके सामने की बात करूंगा। हम लोग पढ़ते हैं सिम्स में व्यवस्था ठीक नहीं है, सिम्स में ये हो रहा है, सिम्स में हो रहा है। पता है सिम्स में डेली पेशेंट कितने जाते हैं? ओपीडी पेशेंट 1200, और उन 1200 के साथ कम से कम 4000 लोग और जाते होंगे। सिम्स में अगर मान लो 100 डिलीवरी हो रही है तो इसकी एक महिला 5 लोग साथ में जाते हैं। और दूसरा अपोलो, बोलते ना अपोलो बहुत स्वच्छ है, स्वच्छ अस्पताल है, ये सुविधा है, वो सुविधा है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ अपोलो को, बट क्या अपोलो में मिलने का टाइम निर्धारित है कि नहीं? क्या जो प्रसव के लिए महिला जा रही है उनके साथ कितने अटेंडेंट जा सकते हैं? क्या वो ओटी के बाहर खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यही अंतर है, यही अंतर है। तो गवर्नमेंट सिस्टम इतना ओवरलोडेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट रेलवे, आप देखो क्या है, पॉपुलेशन की बढ़ने के कारण, दूसरा अवेयरनेस कम होने के कारण हम लोग वो चीजें नहीं समझ में आती हैं। अब कितना सिम्स में हमने किया, कियोस्क लगा दिया, टोकन सिस्टम लगा दिया। अभी मैं 10 दिन पहले देखने गया था, देखें टोकन सिस्टम कैसा काम कर रहा है। टोकन हाथ में है, फिर भी वो व्यक्ति खड़ा है, उसको पता है कि मेरा टाइम 10वें नंबर पे आएगा तो मैं बैठ सकता हूँ, चेयर लगा, बट वो भी फिर भी खड़ा है। कि इसलिए मैंने एक एग्जांपल देने के लिए कहा गई आप, कि मैंने कहा नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। और जब आप बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, हो सकता है उनका नॉलेज थोड़ा कम हो, बट जो सोशल स्किल है उनके पास, जो उनका जो
वो बच्चे डाउन टू अर्थ होंगे, वो सबसे मिलनसार जिसको कहते हैं मिलनसार होंगे, सबसे वो अच्छे ढंग से मिलते होंगे, बात करते होंगे, वो निश्चित रूप से आपको दिखेगा उसमें। ये अंतर होता है। हो गया डन? सर एक लास्ट क्वेश्चन आप पूछ चुके हो? नहीं। हाँ, आप पेरेंट्स हैं क्या? नहीं, कौन पूछना चाह रहा था कुछ? अच्छा हाँ, पूछो बेटा। लास्ट प्रीलिम्स फर्स्ट टाइमर के लिए लाइक कौन सी गलती नहीं करनी है? लाइक अपने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, ये बोल रहे हैं प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम है। देखो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस जो मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स मैंने कहा सिली मिस्टेक नहीं करना है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, सॉल्व करने से पहले आपको लगे कि ये इजी है फिर भी उसको 4 बार पढ़ो, ठीक है। जो बिल्कुल पता नहीं है आपको उसको तुक्का मत लगाओ। एलिमिनेट करने का टेक्निक आपने सीखा होगा। 4 में से मान लो 2 ऑप्शन गलत है तो उसको हटा दिए, 2 में से फिर गेस करें कौन सा सही है, यही आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 2 बार 3 बार पढ़ें कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। दूसरा, हाँ एक और चीज, OMR शीट जो आप फिल करते हो, OMR शीट पे होता है। मेरे से क्या गलती हुई थी, जिस साल मैंने मतलब क्वालिफाई किया उस साल की बात कर रहा हूँ, मैंने 1-1.25 घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया, सारा OMR शीट फिल कर लिया और आराम से बैठा हुआ था। मेरा फिर मन किया एक बार रिवाइज करके देखते हैं। मालूम चला कि 2 क्वेश्चन मतलब एक ही जगह सी लग गए। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगर मान लो 100 में से 70 क्वेश्चन तक मैंने सही OMR शीट फिल किया, 71 वाला मुझे सी लगाना था, मैंने ए लगा दिया, तो फिर क्या होगा मेरा? उसके बाद के सारे गलत हो जाएंगे ना, गलत हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ये गलती हो जाती है क्योंकि पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते हैं, बाद में शीट फिल करते हैं। तो ये मेरे से गलती हुई थी कि 70 क्वेश्चन तक सही किया था मैंने, 71 के बाद सीक्वेंस में गड़बड़ा गया। और अगर 71 गड़बड़ होगा तो 72 to 100 ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने पूरा उसको इरेज करा, को फिल किया, मेरे पास टाइम था। तो ये गलती मत करना, फर्स्ट टाइम में ये गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और